नमस्कार, मैं आरती गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर किड्स पर। आज का विषय सुनहरी धूप हिंदी पाठ्य पुस्तक 7 के तारे रात के आंचल सवारे पाठ 4 से लिया गया है। तारे रात का आंचल सवारे। इस पाठ में आसमान में चमकने वाले तारों का वर्णन किया गया है। कवियों को ये तारे रात्रि रूपी नायिका के आभूषण जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु वैज्ञानिक इन तारों की चमक, स्थिति और आकार आदि का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करते हैं। तो जो इस पाठ्य के रचयिता हैं वो तारों को ये मानते हैं कि वो नायिका के आभूषण है, जबकि जो साइंटिस्ट है वो इन तारों को क्या मानते हैं, एक चमकने वाली चीज जिसमें वो विश्लेषण करते रहते हैं। हमारी किस्मत सितारों में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर है। विलियम शेक्सपियर ने ये बोला है कि हमारी किस्मत सितारों में नहीं होती बल्कि हमारे अपने अंदर होती है। लोग ये सोचते हैं कि गिरते हुए तारे से कुछ मांगेंगे या तारे देखो कितने सुंदर लगते हैं, ये हमारी विश पूरी करेंगे। तो विलियम शेक्सपियर ने यही कहा है कि किस्मत सितारों में नहीं होती बल्कि जो आपकी सोच होती है या आपके करने का जो हौसला होता है वो आपके अंदर खुद ही होता है। मेघ रहित स्वच्छ आकाश में टिमटिमाते तारे बड़े ही आकर्षक लगते हैं। मेघ मतलब बादल, रहित मतलब ना होना और स्वच्छ मतलब साफ। आकाश में जब बादल होते हैं तो तारे दिखाई नहीं देते, लेकिन जब बादल नहीं होते, स्वच्छ होता है आकाश, साफ होता है आकाश, तो टिमटिमाते तारे बहुत ही आकर्षक मतलब बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। कवियों ने रात्रि के सौंदर्य का वर्णन करते हुए चमकने वाले इन तारों को भांति भांति की उपमाएं दी हैं। तो कवि ने क्या करा है कि रात्रि में जो सुंदर सा वर्णन करा है इन तारों के चमकने का, और जब ये तारे चमकते हैं तो इन तारों को अलग अलग उपमाएं दी हैं। कभी ये तारे आकाश के नीचे आंचल में जड़े हीरे मोती जैसे प्रतीत होते हैं, तो कभी श्वेत फूलों के गजरे जैसे लगते हैं। इसमें जो लेखक है वो क्या कह रहा है कि कभी तो तारे ऐसे लगते हैं जैसे हीरे मोती जड़े हो आंचल में, पल्ले में, जैसे मम्मी का जो आंचल होता है साड़ी का पल्ला उसको आंचल कहते हैं, तो उसमें ऐसा लगता है जैसे ये तारे हीरे मोती की तरह जड़े हैं। तो कभी ऐसा लगता है कि जैसे सफेद फूलों के गजरे हो। कभी उत्सुक होकर आसमान से पूछ बैठते हैं। कभी इतने ज्यादा उत्सुक हैं कि वो आसमान से पूछने लगते हैं, जगकर सजकर रजनी बाले कहाँ बेचने ले जाती हो ये गजरे तारों वाले। तो उसने बोला है कि जागकर और अपने आप को सजाकर, हे रात, रजनी होती है रात की, रात वाले कहाँ पर बेचने के लिए लेकर जाती हो इतने सुंदर सुंदर सारे ये तारे। जैसा कि आप सभी भूगोल और विज्ञान में पढ़ चुके होंगे कि ये तारे वास्तव में चमकीले पिंड होते हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। तो हमने क्या पढ़ा है कि ये मतलब ज्योग्राफी और साइंस में हमने ये पढ़ा है कि वास्तव में ये तारे चमकने वाले पिंड होते हैं। पिंड मतलब ठोस वस्तु का गोलाकार खंड होते हैं जिनके पास खुद की रोशनी होती है। पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण ये तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि पृथ्वी से तारे बहुत ही ज्यादा दूर हैं, इसलिए ये तारे बहुत छोटे दिखते हैं। सूर्य भी एक तारा या नक्षत्र है जिसके चारों तरफ हमारी पृथ्वी
चक्कर लगाती है। और हम ये अच्छे से जानते हैं, हमने साइंस में पढ़ा है कि सूर्य भी एक तारा या नक्षत्र है जिसके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है। आकाश गंगा में ऐसे हजारों लाखों करोड़ों नक्षत्र हैं जिनकी अभी गणना भी नहीं की जा सकती है। तो आकाश गंगा क्या है? मिल्की वे। ऐसे हजारों लाखों तारे हैं या नक्षत्र हैं जिनकी अभी तक काउंटिंग भी नहीं की जा पाई है। आकाश गंगा वास्तव में तारों के पुंज को कहते हैं। तो आकाश गंगा क्या है? क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स, मतलब तारों का झुंड जो है वो उससे बना है आकाश गंगा। अभी मानव ज्ञान की सीमा केवल सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्रमुख ग्रहों तथा उनके उपग्रहों तक ही सीमित है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक साइंस के लोगों ने, विद्वानों ने ये ज्ञान लिया है कि सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाते प्लैनेट्स और उनके जो सैटेलाइट्स हैं उनके बारे में। समय के साथ साथ भविष्य के अनुसंधान क्रमशः सामने आते जाएंगे और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे खोज होती जाएगी और एक के बाद एक चीजें सामने आती जाएंगी। नक्षत्र आकाश में चमकीली गैसों की गेंद के समान प्रतीत होते हैं। तो कॉन्स्टिलेशन होते हैं नक्षत्र, ग्रुप ऑफ स्टार विच फॉर्म पैटर्न, जो पैटर्न्स बनाते हैं अलग अलग तरह के, उनको नक्षत्र कहते हैं। हमने साइंस में पढ़े हैं उर्सा मेजर, ग्रेट बियर, बिग डिपर और भी बहुत सारे हैं आपके। तो ये कैसे लगते हैं? चमकीली गैसों की गेंद के समान प्रतीत होते हैं। इनमें मुख्यतः दो प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। तो जो नक्षत्र होते हैं, आपके कॉन्स्टिलेशंस होते हैं, इनमें दो प्रकार की गैसें मेन होती हैं, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। हाइड्रोजन गैस वो गैस है जो 98% अवेलेबल है हमारी पृथ्वी पर, और हीलियम गैस हंसी की गैस होती है। इन्हीं दो गैसों से नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है? परमाणु ऊर्जा। इन्हीं दो गैसों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? परमाणु ऊर्जा। यह ऊर्जा का बहुत ही शक्तिशाली रूप होता है। हम जानते हैं कि परमाणु बम और ये सारे बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। ये दोनों गैसें नक्षत्रों को इतना गर्म कर देती हैं कि नक्षत्र चमकते रहते हैं। इन दोनों के मेल से नक्षत्र इतने गर्म हो जाते हैं कि नक्षत्र चमकते ही रहते हैं। ईंधन से चलने वाले किसी इंजन में ईंधन खत्म हो जाने की तरह ही यह होता है कि मतलब जो पेट्रोल डीजल से चलने वाले इंजन है, जैसे अगर ईंधन खत्म हो जाए तो क्या होगा? बंद हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें पेट्रोल डीजल पड़ा रहेगा, सीएनजी होगी, तो आपका वाहन चलता रहेगा। गैस समाप्त हो जाने के बाद नक्षत्र गैस और धूल के विशाल बादल के रूप में फट जाता है। तो क्या होता है कि जब गैस समाप्त हो जाती है तो नक्षत्र गैस और धूल के रूप में विशाल बादल बन जाता है और फिर वो फट जाता है। सूर्य ही पृथ्वी के निकट स्थित सबसे बड़ा नक्षत्र है। तो सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे पास है और सबसे बड़ा नक्षत्र है, इसलिए यह पृथ्वी से सबसे बड़े आकार के पिंड के समान दिखाई देता है। तो वैज्ञानिकों को इसलिए पृथ्वी से सबसे बड़े आकार का पिंड सूर्य ही दिखाई देता है। आकाश गंगा में ऐसे करोड़ों नक्षत्र हमसे दूर होने के कारण बस प्रकाश पुंज की तरह तारों के रूप में ही दिखाई देते हैं। तो आकाश गंगा में इतने सारे तारे हैं और इतने सारे नक्षत्र हैं और वो बहुत दूर हैं, जिसके कारण हमें वो सिर्फ चमकते हुए ही दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ऐसे नक्षत्रों की संख्या
200 करोड़ अरब से भी ज्यादा है। तो जो साइंटिस्ट है ये अनुमान लगाते हैं कि जो नक्षत्र हैं वो 200 करोड़ अरब से भी ज्यादा हैं। इन नक्षत्रों के आकार भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है, बिग डिपर है, ओरियन है, ग्रेट बियर है, उर्सा मेजर है, ये सारे नक्षत्र हैं और इनके भिन्न भिन्न आकार भी होते हैं। हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के जलने की मात्रा के अनुसार इनके रंग और चमक में भी अंतर दिखाई देता है। कैसे? हाइड्रोजन और हीलियम की गैस अगर बहुत ज्यादा होगी तो ये बहुत ज्यादा चमकेंगे, और जैसे जैसे गैस खत्म होती जाएगी वैसे वैसे इनकी चमक में अंतर आता जाएगा। कुछ नक्षत्र तो सूर्य से भी बड़े हैं, कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जो सूर्य से भी बड़े होते हैं, कुछ नक्षत्र पृथ्वी के समान और कुछ नक्षत्र पृथ्वी से छोटे, मंगल और बुध ग्रहों के समान हैं। तो इसमें क्या बताया है कि कुछ तो सूर्य से बड़े हैं, कुछ पृथ्वी के समान मतलब सेम आकार के हैं, और कुछ मंगल से और बुध ग्रहों से भी छोटे हैं। पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि ये नक्षत्र एक दूसरे के पास स्थित हैं, परंतु वास्तव में ये नक्षत्र एक दूसरे से बहुत दूर स्थित हैं। क्योंकि हम साइंटिस्ट पृथ्वी पर हैं और वो पृथ्वी से ही संशोधन करते रहती हैं, तो उनको यह लगता है कि नक्षत्र जो है वो एक दूसरे के पास हैं, लेकिन अगर उसकी रियलिटी देखी जाए तो नक्षत्र एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूर हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सूर्य का सबसे निकटवर्ती नक्षत्र उससे लगभग करोड़ मील दूर स्थित है। तो सोचो, वैज्ञानिकों का अनुमान भी क्या है कि सूर्य के सबसे पास वाला कितना, लगभग करोड़ मील दूर है। तो सोचो, जो हम ये कहते हैं कि नक्षत्र हमारे पास हैं लेकिन वो दूर हैं, तो कितने दूर होंगे। जिन नक्षत्रों में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की ज्वलनशीलता अभी कम नहीं हुई है, उन नक्षत्रों का रंग सूर्य के समान पीला होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस जिस नक्षत्र में ज्यादा होगी तो वो सूर्य के रंग की तरह पीला होगा। जलने की क्षमता जो होती है, ज्वलनशीलता मतलब जलने की क्षमता कि कितनी देर जलता है, जैसे जैसे ये ठंडे होते जाते हैं उनका रंग लाल, नीले और फिर काले पड़ जाते हैं। जैसे सिलेंडर लगाती है मम्मी और गैस जब नई लगी होती है तो फुल अच्छी जल रही होती है, लेकिन जैसे जैसे गैस का सिलेंडर खत्म होता जाता है गैस धीरे जलनी शुरू हो जाती है। जिस प्रकार बुझता हुआ अंगारा धीरे धीरे रंग बदलता है, उसी प्रकार इन नक्षत्रों के रंग में होने वाले परिवर्तन का मूल कारण इनकी ऊर्जा की स्थिति में होने वाला परिवर्तन है। मतलब कि जैसे जैसे अंगारा होता है वो अपना रंग बदलता है, उसी प्रकार नक्षत्र भी अपना रंग बदलते हैं जैसे जैसे उनमें बदलाव होता है, इनकी ऊर्जा में बदलाव होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी अपने रोटेशन और रेवोल्यूशन तो करती है, परंतु सूर्य का रेवोल्यूशन भी करती है। इसी परिभ्रमण के कारण हमें प्रतीत होता है कि सूर्य और नक्षत्र चल रहे हैं। तो हमें ये रेवोल्यूशन के कारण ऐसा लगता है कि सूर्य और नक्षत्र भी चल रहे हैं, परंतु वास्तव में पृथ्वी चल रही होती है। जैसे ट्रेन में बैठो तो हमें ऐसा लगता है कि पेड़ हमारे जो आसपास हैं वो चल रहे हैं, लेकिन क्या होता है वास्तव में हमारी ट्रेन चल रही होती है। नक्षत्र भी गति करते हैं, परंतु पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण उनकी गति महसूस नहीं की जा सकती। नक्षत्र भी गति करते हैं, लेकिन क्योंकि वो पृथ्वी से बहुत बहुत दूर हैं, इसलिए हमें इस चीज का अनुभव नहीं होता कि उन्होंने कोई प्रतिक्रिया की है। आसमान में तारे
टिमटिमाते हुए इसलिए प्रतीत होते हैं क्योंकि उनकी रोशनी पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित हवा की सघन गतिशील परतों को पार करती हुई हम तक पहुंचती है। तो आसमान में जो तारे चमक रहे होते हैं, हमें क्यों लगता है कि वो चमक रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी पर जो घनी परत है, सघन परत है हवा में, जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं, उसमें से तारों की रोशनी पार होती हुई पृथ्वी पर पहुंचती है। वायु वेग के कारण तारों का प्रकाश कभी जलता तो कभी बुझता सा प्रतीत होता है। कभी अगर बहुत तेज बादल अगर तारों के सामने आ जाएं तो हमें लगता है कि तारों की लाइट डिम हो गई है, और कभी जब आसमान बिल्कुल साफ होता है तो हमें ऐसा लगता है कि आज तो तारे बहुत ज्यादा चमक रहे हैं। दिन के समय ये तारे कहीं खोते नहीं, अपितु सूर्य के तीव्र प्रकाश में धुंधले पड़ जाते हैं। सूर्य का इतना ज्यादा तेज प्रकाश होता है दिन में कि तारे धुंधले पड़ जाते हैं। होते ये वहीं पर ही आसमान में ही होते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ते। सांझ ढलने पर ये तारे पुनः आसमान के आंचल में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, और जैसे ही शाम होती है वैसे ये तारे फिर से दिखाई देने लग जाते हैं। सौर ऊर्जा और खगोल विज्ञान का ज्ञान जो जो बढ़ता जाएगा, विश्व मानवता के कल्याण हेतु अनगिनत प्रयास तेज होते जाएंगे। तभी कभी जयशंकर प्रसाद जी की यह कल्पना साकार होगी। तो इसमें बोला है कि जैसे जैसे आकाशीय पिंडों के बारे में हम जानते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, हमारा विश्व कल्याण के हेतु प्रयास बढ़ता जाएगा। और क्योंकि जयशंकर प्रसाद कवि जी ये कल्पना करते हैं और ये साकार होगी। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरूपाए, समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो शक्ति के जो विद्युत कण हैं जो व्यस्त हैं वो बिखरे हुए हैं, और उनके बारे में जानकर मानवता की विजय हो जाएगी। अभ्यास। शब्दार्थ रहित, विहीन, स्वच्छ, साफ, चमकीले, चमकते हुए। पिंड, ठोस वस्तु का गोलाकार खंड। आकाश गंगा, आकाश वाहिनी गंगा में छोटे छोटे तारों का समूह। गणना, गिनती, अनुसंधान, खोज, क्रमशः, क्रम से, एक के बाद एक। नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ज्वलनशीलता, जलने की क्षमता, परिवर्तन, बदलाव, महसूस, अनुभव, सघन, घना, घनी। खगोल विज्ञान, आकाशीय पिंडों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान। कठिन शब्द, श्रुतलेख, आकर्षक, आकाश गंगा, उपग्रहों, अनुसंधान, हाइड्रोजन, हीलियम, नाभिकीय ऊर्जा, नक्षत्र, ज्वलनशीलता, धुंधले। आशा करती हूँ आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।